हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं और पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डेरिवेशंस किए थे, 3 डेरिवेशंस किए थे और काफ़ी लेंदी पार्ट हो गया था लेक्चर। लेंदी इसलिए था क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे और तीनों ही डेरिवेशंस एक साथ रिलेटेड थे, तो वो तीनों एक साथ हमको करने थे। तो इस चैप्टर से वही डेरिवेशंस ही होते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो वो एक साथ मैंने एक साथ चैप्टर में पूरा एक ही वीडियो में करा दिया। आज का जो लेक्चर है मैग्नेटिज्म 03, इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पढ़ेंगे विच इज़ गोइंग टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इस फ्लक्स से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसको बोलते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तुमने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो देखा है ऑलरेडी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो तुमने वहाँ पे गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। चलो अब ज़रा मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लेते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करूँगा, तो उसके लिए तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। अगर जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब नहीं पता है तो पहला लेक्चर पहले अच्छे से देखो, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का 01 मैग्नेटिज्म 01, या कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देख के आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ के आओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मुझे उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये फील्ड सब जगह पे उसकी वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे फील्ड को हम लोग पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस या इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस। ठीक है, बस इतना पता होगा तो काम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग फ्लक्स का डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a given area या perpendicular, मैं इसको लिख देता हूँ, passing perpendicular through a given area is called मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गिवन एरिया से परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो कैसे, समझ लो इस बात को। समझो जैसे मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है एक, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ध्यान से समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, अभी यहाँ लिख के दिया है, दे आर रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं, सपोज करते हैं कुछ ये एरिया से पास कर रही हैं परपेंडिकुलर, ज़रा ध्यान दो, ये एरिया है मेरा और इस एरिया से ये फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना है तो कैसे विजुअलाइज कर लोगे? समझ लो ये मेरी चारों फिंगर्स ये फील्ड लाइंस है और ये मेरा हाथ ये वो एरिया है, तो इस एरिया से ऐसे ये चारों फिंगर्स परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, तो ये हाथ एरिया का रिप्रेजेंटेशन और ये चारों फिंगर्स फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी ऐसा केस है, तो देखो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस है जो परपेंडिकुलर इस एरिया के थ्रू पास हो रही हैं? मेरे हिसाब से ये एक और ये एक। तो यहाँ फ्लक्स जो आया
वो फ्लक्स का जो नंबर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, समझा? एकदम सिंपल था। ये एरिया लिया मैंने, इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। फ्लक्स का डेफिनेशन देखो ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस एरिया से परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वही मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये जो फ्लक्स है ना, इसका ज़रा वैल्यू देखो। मैं एक काम करता हूँ, फील्ड को बढ़ा देता हूँ, एरिया को सेम रखता हूँ, फील्ड को बढ़ा देता हूँ। तो देखो क्या होगा। सपोज़ यही मेरा एरिया है अभी भी, जो पहले एरिया था। ठीक है, अभी हम एरिया पे बाद में आते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एरिया मेरा यही है जो पहले था। बस इस बार मैंने फील्ड को बढ़ा दिया। फील्ड को बढ़ाना मतलब क्या, फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस बढ़ा के। ये पता है कि नहीं? इसीलिए बोल रहा हूँ पहला लेक्चर देख के आओ, उसमें हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया। तो ज़रा ध्यान से देखो, अब इसमें से कितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास कर रही, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो फ्लक्स आ रहा है वो 6 हो गया। मतलब एरिया सेम रखा मैंने और फील्ड को बढ़ा दिया, तो अब ज़्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं परपेंडिकुलर। तो अब मेरा फ्लक्स कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी केस में, या यही वाला केस ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 फील्ड लाइंस थी, 4 में से 3 पास कर रही थी। मैं यही फील्ड लाइंस फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। यही फील्ड लाइंस मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अब मैं एरिया को बढ़ा देता हूँ, मैं एरिया को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। हमने एक चीज़ देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ रहा है ना। अब एरिया बढ़ा दिया, तो ज़रा ध्यान से देखो, जो 3 फील्ड लाइंस पास कर रही थी अब चारों के चारों पास कर रही हैं। तो यहाँ फ्लक्स फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है हमको, ये यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन वाला लिख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है हमको। देखो क्या मिल रहा है कंक्लूजन। वो कंक्लूजन ये है कि यहाँ से दिखाई पड़ रहा है जो फ्लक्स है, ज़्यादा गीला हो गया बोर्ड। देखो जो फ्लक्स है यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई पड़ रहा है नहीं, हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ गया। वैसे यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, दैट दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया बढ़ाने पे फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट या इन दोनों का कंबाइंड प्रोपोर्शनैलिटी मैं लूँ तो मुझे मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग हटाएं, या ठीक है और एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पे भी। कैसे कॉस थीटा पे डिपेंड करता है ज़रा देखो। जैसे ये जो एरिया है इसको विजुअलाइज करने के लिए हम ये बुक का यूज़ करते हैं। सपोज जैसे ये वो बुक है तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक, ये वो मेरा एरिया है लाइक दिस। ये एरिया है, ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ एंड सो ऑन। और ये फील्ड लाइंस है ऐसे जाते हुए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ थीटा से रिलेटेड। सपोज जैसे तुम्हारा एरिया ये ऐसे रखा हुआ था, ये तुम्हारा एरिया था। इस बार तुमने कुछ चीज़ चेंज कर दी है। क्या चेंज कर दिया है तुमने? तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं उनका एंगल चेंज कर दिया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल चेंज कर दिया है। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर आ रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं आ रही हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इंक्लाइंड एंगल पे हैं। तो कितने इंक्लाइंड एंगल पे हैं? जैसे ये पहले ओरिजिनल एंगल था, अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है फील्ड लाइंस, तो देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो कि थीटा एंगल पे है। अभी मुझे फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द गिवन एरिया, राइट? ज़रा ध्यान से देखो, जब ये फील्ड लाइंस इंक्लाइंड हैं तो फील्ड लाइंस में से कोई एक फील्ड लाइन बता सकते हो या कोई फील्ड लाइन बता सकते हो जो इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा हो? मेरे हिसाब से तो कोई भी पास नहीं कर रहा है। देखो ना, ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारी फील्ड लाइंस, तो कोई फील्ड लाइन परपेंडिकुलर तो हुई नहीं। तो अगर परपेंडिकुलर फील्ड लाइन देखनी है कि कौन सी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन है, तो इसका एक कंपोनेंट निकालते हैं जो इधर जा रहा है। तो ये वाली जो फील्ड लाइन हुई ये इधर जा रही है इसके परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा? b cos थीटा। इसका एक और कंपोनेंट आएगा इधर b sin थीटा, बट b sin थीटा तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। ये अगर तुम्हारा एरिया है तो b sin थीटा ऐसे है,
और b cos थीटा ऐसे है, दिख रहा है। तो ये b cos थीटा इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा है, b sin थीटा इसके पैरेलल पास हो जा रहा है। तो हमको कौन सा चाहिए, हमको वो वाला चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा हो। तो इसलिए क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये cos थीटा पे भी डिपेंडेंट है। देखो ना, थीटा जितना ज़्यादा होगा, थीटा जितना कम होगा cos थीटा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि थीटा 0 पे cos थीटा मैक्सिमम हो जाता है। तो थीटा जितना कम cos थीटा उतना ज़्यादा, यानी ये जो फ्लक्स है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन cos थीटा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तुमको कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया मैंने कि फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया को बढ़ाऊं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, या फिर उनके बीच के कॉस थीटा को बढ़ाऊं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। कॉस थीटा कब बढ़ेगा, जब थीटा कम होगा ना, समझा या नहीं। थीटा जब कम होगा तभी तो कॉस थीटा बढ़ेगा। तो कॉस थीटा बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्लक्स भी बढ़ेगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट हमको 1 मिलता है। सो द फॉर्मूला बिकम्स बी ए कॉस ऑफ थीटा। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, ये तुमको यूज़ होगा व्हेन यू गो टू 12th स्टैंडर्ड, जहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। जब EMI चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्लक्स के बारे में जानना। तो इसलिए फ्लक्स डिटेल में किया हमने। अब जिसको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो बस इतना याद रखो कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ बी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा विल बी, ज़रा ध्यान दो, ये थीटा एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थीटा इज़ एंगल बिटवीन, ज़रा ध्यान दो, ये एंगल किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसके बीच में एंगल है ना। इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के अलोंग एक दूसरा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर। इसको मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जिसको एरिया वेक्टर नहीं पता है सुन लो यहाँ ध्यान से, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में बताया है जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा था। आज यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये अगर मेरा सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जाता है जिसको बोलते हैं इसका एरिया वेक्टर। जैसे ये वेक्टर इसका एरिया वेक्टर है। इस 2D सरफेस का एक वेक्टर होता है विच इज़ एरिया वेक्टर। सो एरिया इज़ एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया हमको मालूम है ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी एक वेक्टर, ब्रेड्थ भी एक वेक्टर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है एक्चुअल में। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा वेक्टर्स आता रहेगा ना तो ये सब परेशान नहीं करेगा फिजिक्स, थोड़ा वेक्टर्स अच्छे से करो। सो एरिया इज लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। जैसे इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं, सपोज जैसे ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा ब्रेड्थ हो गया, या ये मेरा लेंथ ये मेरा ब्रेड्थ। तो जब मैं लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ करता हूँ, देखो इधर लेंथ के ऊपर हाथ रखा और क्रॉस ब्रेड्थ, तो ये मेरा एरिया वेक्टर आ रहा है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। ये लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ करने पे ये जो वेक्टर मिलता है ये होता है एरिया का वेक्टर। अरे जब भी हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए और बी, जैसे समझो ये मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी, तो मेरे को मालूम है इनका रिजल्टेंट क्या होता है। जैसे ये ए ले लो ये बी ले लो, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये आता है ना रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, राइट। वैसे अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो इधर जाता है ये, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो सिमिलरली एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो लेंथ और ब्रेड्थ को परपेंडिकुलर होती है। नहीं समझता है कि एरिया किधर होगा ना, एरिया वेक्टर किधर होगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ को परपेंडिकुलर, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर जाएगा, ये वाला। तो ये एरिया वेक्टर मिल गया तुमको जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन बी एंड ए। ये एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और यहाँ से जब हम लोग ये चीज़ हटाएंगे तो हमको फ्लक्स क्या मिलेगा, देखो फ्लक्स मिल जाएगा बी डॉट ए। अगर जिनको जिनको पता हो, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही लिखा है यहाँ पे। अरे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स हैं मेरे पास ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा ना। तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा था, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स का तुम्हारा जो फॉर्मूला आया है वो आया है मैग्नेटिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जब तुम्हारा ये थीटा 0 होता है, जैसे ये वाला केस, इन सब केसेस में देखो थीटा 0 है ना, दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इधर ही तुम्हारा एरिया वेक्टर भी है, तो थीटा तुम्हारा 0 है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल दोनों पैरेलल है ना, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जब 0 होता है तब तुम्हारा जो फ्लक्स है, इफ़ थीटा इज़ 0, इस टाइम पे फ्लक्स सिंपली क्या हो जाएगा, B इंटू ए। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एक या फ्लक्स का एक यूनिट मैं बता देता हूँ। फ्लक्स का SI यूनिट क्या आता है, फ्लक्स का SI यूनिट आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। B का यूनिट क्या है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग एक नाम देते हैं वेबर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबर इंपॉर्टेंट है, वेबर याद रखना। वेबर फ्लक्स का यूनिट है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स अपॉन एरिया, राइट। देखो ना, फ्लक्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से इसकी भी यूनिट मिल जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो मैंने तुमको पहले ही ये यूनिट दिया था। तो यहाँ से ये यूनिट का वैल्यू आता है, या यहाँ से ये यूनिट आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो इफ़ थीटा इज़ 90, थीटा अगर 90 है तब स्ट्रेट अवे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 0 होता है ना, तो डायरेक्टली फ्लक्स 0 हो गया। अब इस केस को कैसे समझोगे, देखो ये तुम्हारा एरिया है, तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया, 0, तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम। और वहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है नीचे की तरफ, तुम्हारा एरिया वेक्टर किधर, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर ये है, तो ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना हुआ 90, और एंगल 90 है तो cos 90 कितना हो गया, 0, तो फ्लक्स 0। तो याद रखना, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, फ्लक्स मैक्सिमम होता है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। ऑल राइट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का तुमको डेफिनेशन और फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द गिवन एरिया। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज BA cos ऑफ थीटा। ये प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि B चेंज होता है तो फ्लक्स कैसे चेंज होता है, A चेंज होता है तो फ्लक्स कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए समझाया, थीटा चेंज होता है तो फ्लक्स कैसे चेंज होता है, बस नहीं समझाया तो ये याद रखो, दैट फ्लक्स इज B डॉट A। चलो, अब इस फ्लक्स से रिलेटेड हमको एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ना है चैप्टर में, विच इज़ कॉल्ड एज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म ऐसा लॉ है जो कभी अगर गलत प्रूव हो गया तो अपना जो पूरा फिज़िक्स का थियरी है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा और एक नई थियरी को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ दैट इंटरेस्टिंग। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये, किस बारे में बात कर रहा है गॉसेस लॉ। कभी तुम बड़े हो के गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म को रॉन्ग प्रूफ करो, रिसर्चर बनो, तो तुमको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत डिबेटफुल टॉपिक है। देखो, डिबेटफुल मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो नेचर का बाउंड्री है अपने ऊपर। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म सुनने में अच्छा लगता है, नेचर का बाउंड्री है ठीक। देखो, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, ये जो फ्लक्स हमने डिफाइन किया ना, इसी फ्लक्स से रिलेटेड है। दैट इट सेज दैट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया इज ऑलवेज ज़ीरो। ये हमेशा ज़ीरो होता है। ये क्या बात कर रहा है, हमने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। इट सेज दैट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट एरिया। यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया इज ऑलवेज ज़ीरो। मतलब जैसे ये एक क्लोज्ड एरिया मैंने लिया रैंडम शेप का, तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म सेज कि इसमें से जितना भी फ्लक्स जा रहा है, जैसे ये इसमें से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं,
तो जितना भी फ्लक्स है ये अंदर अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो अंदर फ्लक्स हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लोज्ड एरिया के अंदर, जब तक एरिया क्लोज्ड है तब तक फ्लक्स ज़ीरो होगा। इसका मीनिंग क्या है ज़रा समझ लो। मीनिंग ये है कि जितना फ्लक्स इसमें से निकल रहा है उतना फ्लक्स इसमें वापस आ जाएगा। क्यों ऐसा चीज़ होगा, ये क्यों ऐसा पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी पहले लेक्चर में, मैग्नेटिज्म 01, इसलिए बोला पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, तो देख लो उसको। हमको मालूम है कि जब भी सपोज़ मेरे पास ये एक मैग्नेट होता है, जैसे ये नॉर्थ ये साउथ, तो हमको मालूम है फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हैं और फिर वापस यहाँ आती हैं, है ना, नॉर्थ से साउथ जाके फिर ऐसे आती हैं लाइक दिस। तो फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कभी ओपन फील्ड लाइंस नहीं एग्जिस्ट करती हैं। किसके लिए? मैग्नेट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मैग्नेट के लिए ओपन फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं ओपन, मैग्नेट के लिए ओपन फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अगर मैं यहाँ कोई क्लोज्ड एरिया लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये रीजन में क्लोज्ड एरिया ले लिया, तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोल रहा है, देखो इसमें जितना फ्लक्स आ रहा है इस एरिया में, जितना फ्लक्स देखो एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स इसमें से लीव कर रहा है, उतना फ्लक्स इसमें से निकल जा रहा है। मतलब जैसे एक रूम है उसमें दो दरवाजे हैं, एक जगह से लोग एंटर कर रहे हैं, दूसरे जगह से लोग निकल जा रहे हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर अंदर नेट फ्लक्स पूछा जाए, अंदर या नेट लोगों का नंबर पूछा जाए, तो वो हमेशा क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। या ऐसे समझो, जो फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उनका फ्लक्स पॉजिटिव, जो फील्ड लाइंस एग्जिट करती हैं उनका फ्लक्स नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना नेगेटिव फ्लक्स, ऐड करोगे टोटल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। समझा? तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन ज़ीरो होता तो प्रॉब्लम क्या होता है। देखो नॉन ज़ीरो चार्जेस के केसेस में नॉन ज़ीरो होता है। कैसे नॉन ज़ीरो हो जाता है? अगर कोई मेरे पास यहाँ चार्ज प्लस क्यू है तो हमको चार्ज प्लस क्यू से मालूम है फील्ड लाइंस निकलती हैं और ऐसे जाती हैं, राइट। ये फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे निकल के जाती है। तो अगर मैं यहाँ कोई क्लोज्ड एरिया लेता हूँ या इस चार्ज के अगल बगल कोई क्लोज्ड एरिया लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान दो, इसमें जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसमें से जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं वो दोबारा घूम के नहीं आ रही हैं, कभी घूम के वापस नहीं आ रही हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें ये फील्ड लाइंस जा रही हैं और वापस घूम के आ रही हैं। मतलब ये फ्लक्स एग्जिट कर रहा है और एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है एंटर कर रहा है। बोलने का मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था जिसका फ्लक्स हमेशा बाहर जा रहा था, तो नॉन ज़ीरो फ्लक्स था। यहाँ सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता, जैसे सिर्फ नॉर्थ पोल होता यहाँ, तो सिर्फ नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस हमेशा कैसी जाती, बाहर जाती। ये सुनो, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर जाती हुई होती, और यहाँ कहीं मैं कोई क्लोज्ड एरिया लेता तो फ्लक्स हमेशा इसमें से निकल रहा होता, दोबारा घूम के नहीं आ रहा है ना। दोबारा देखो फील्ड लाइंस आ रही हैं क्या, नहीं आ रही हैं दोबारा। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म रॉन्ग होने का मतलब क्या होगा मालूम है? मतलब ये होगा कि अगर ये फ्लक्स नॉन ज़ीरो हो गया, मतलब ये होगा कि एक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसा पोल एग्जिस्ट कर रहा है जो फ्री है, जिसका कोई साउथ पोल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास नॉर्थ पोल है या सिर्फ साउथ पोल है, उसका कोई नॉर्थ पोल नहीं है करस्पॉन्डिंग। ये बोल रहा है गॉसेस लॉ का रॉन्ग होना। तो गॉसेस लॉ का सही होना क्या बोल रहा है कि देयर विल ऑलवेज बी टू पोल्स। सही होना मतलब क्या, देयर विल ऑलवेज बी टू पोल्स। मतलब अगर ये मैं क्लोज्ड एरिया लूँ तो इस क्लोज्ड एरिया में जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ के वजह से एंटर कर रही हैं उतनी वापस साउथ से घूम के वापस आ जा रही हैं। मतलब हमेशा इसके अंदर जैसे कोई मैं मैग्नेट रख दूँ, इसके अंदर कोई मैं मैग्नेट रख दूँ, जैसे ये मैग्नेट रख दूँ, तो इस मैग्नेट से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो वापस घूम के इसमें आ जाएंगी। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। ये बोल रहा है गॉसेस लॉ, जितनी फील्ड लाइंस इसमें से बाहर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इसमें वापस आ जा रही हैं। तो इसीलिए क्लोज्ड रीजन में हमेशा फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो नॉर्थ साउथ दोनों पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कभी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ चार्जेस अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन ज़ीरो होता है, बट मैग्नेटिक पोल्स कभी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कभी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज्ड एरिया के थ्रू नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता है, हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है या इसका रिजल्ट क्या है, दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट
एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का मीनिंग है। तो अगर तुम किसी तरह गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को रॉन्ग प्रूफ करो तो तुम प्रूफ कर दोगे कि एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है। इसको तुम ट्राई करना, क्यों मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या मोनोपोल सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा होता है क्या। तो तुम कोई एक बार मैग्नेट लो, उसको 2 टुकड़े कर दो। तो तुम ऐसा नहीं, जैसे ये बार मैग्नेट, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था तुमको, अगर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है और तुम सोचो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 2 टुकड़े कर दूँ इसके आधे, तो मेरे को ऐसा एक नॉर्थ और एक साउथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तुम इसको जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने बार मैग्नेट्स बनते जाएंगे। तुमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 बार मैग्नेट्स बन गए, लाइक दिस। इसको और 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो और 2 बार मैग्नेट्स बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, लाइक दिस। मतलब कभी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां भी एग्जिस्ट करेंगे 2 पोल्स ही एग्जिस्ट करेंगे। तो कोई भी रीजन उठा लो, जैसे मैं इतना छोटा सा रीजन उठाऊं, ये रीजन, तो इसमें से जितनी फील्ड लाइंस इसे बाहर निकलेंगी उतनी वापस घूम के इसमें आ जाएंगी, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी वापस घूम के इसमें आ जाएंगी। समझा अभी मीनिंग। तो ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एसेंस है, दैट द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, परेशान मत होना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये होता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एक्सप्रेशन। वैसे ही तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो होता था क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो कंपैरिजन के लिए अपने पास रखो, दिस इज योर गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस इज योर गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तुमको लगेगा अभी क्यों सर मैग्नेटिज्म में क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हो, तो ये तरीका है याद रखने का, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म दोनों। और एक बार जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे तो वहाँ ये दोनों एक साथ में काम में आएंगे। नेचर में कोई भी चीज़ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, डोंट वरी। लाइट एग्जिस्ट करती है, मालूम है ना। लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता है, एक साथ में एग्जिस्ट करता है। हम पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म का अलग से लॉ है, ये इलेक्ट्रिसिटी का अलग से लॉ है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग से लॉ है। बट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बहुत रेयर केस है कि अलग से एग्जिस्ट करे। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म है, ये समझेंगे धीरे धीरे आगे 12th में। ठीक है, ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, इसी को फ्लक्स बोलते हैं हम लोग। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स। देखो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स था B डॉट ए, हाँ या ना, बोलो यही था ना फ्लक्स का एक्सप्रेशन। ज़रा इसको सिंप्लीफाई, इसको थोड़ा और वो करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। सपोज एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, या एक बहुत बड़ा एरिया था लाइक दिस, इसमें से मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट काउंट ये किया है, कंसिडर किया है, जिसका एरिया वैल्यू है डी ए। ठीक है, इस छोटे से एरिया में इसका एरिया वेक्टर हो गया डी ए वेक्टर, लाइक दिस। इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको मेरे को निकालना है। तो इसमें से जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डॉट डी ए। बोलो हाँ या ना, राइट। अब मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई, और इंटीग्रेशन डी फाई यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। बस एक बात याद रखो, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पूरा एरिया को ऐड करना है ना, तो जहाँ से स्टार्ट करोगे घूम के वापस वहीं आना पड़ेगा। तो ये हमेशा कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म था जो हमको करना था ये चैप्टर में। इसका प्रूफ तुमको नहीं है, परेशान मत हो, बी डॉट डी ए इसका प्रूफ नहीं है, 0। हाँ, इसका प्रूफ तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में था, वो मैंने कराया है। इसका प्रूफ नहीं है तुमको सिलेबस में, यू डोंट नीड टू डू इट। सो परेशान होने का ज़रूरत भी नहीं, बस तुमको स्टेटमेंट याद होना चाहिए
उसका कंक्लूजन क्या है वो याद होना चाहिए। ये MCQ वगैरह में पूछ देता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप हमने जो भी किया है लेक्चर में तुमको समझ में आया। ये लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ से रिलेटेड इतना ही था, फ्लक्स से रिलेटेड इतना ही था। अगले लेक्चर में हम लोग अर्थ्स मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप तुमको सब कुछ समझा है आज। कुछ अगर डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और कुछ नहीं डाउट है तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर सब कुछ समझ गया। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।